Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 6 of Production and Operations Management. In this session, we will be talking about designing work systems. Various topics to be covered in this session are designing of work systems, job design, decisions in job design, what is specialization, behavioral approaches, teams, components of team design, worker analysis, task analysis, environmental analysis, method analysis, motion study, work measurement, time study, job standard time, work sampling, and finally what is compensation. So now let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइनिंग ऑफ वर्क सिस्टम. जब भी हम वर्क सिस्टम को डिज़ाइन करने की बात करते हैं बेसिकली इसमें 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं. फर्स्ट जॉब डिज़ाइन आप बेसिकली उसमें ये डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या जॉब है जो पर्टिकुलर पर्सन को, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो पर्टिकुलर पर्सन को उस पोस्ट पे करनी पड़ेंगी, प्लस ऐसी कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो उस काम को करने के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को दी जाएंगी. सो job design basically involves the deciding upon what will be the all responsibilities which a person will need to cater at a particular post, plus उसको कौन कौन सी अथॉरिटी दी जाएगी. then work measurement, जो एक पर्टिकुलर जॉब पे एक पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है उस काम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं. then establishment of time standards हम पहले से ही प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स दे देते हैं कि एक पर्टिकुलरली काम को करने के लिए इतना ही टाइम की ज़रूरत है. सो हाउ वी विल इस्टेब्लिश दैट स्टैंडर्ड. एंड फाइनली वर्कर्स कंपनसेशन, वर्कर्स को जो कंपनसेशन जो सैलरी मिलता है वो किस किस बेसिस पे मिलता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जॉब डिज़ाइन. जॉब डिज़ाइन इन्वॉल्व्स specifying the content and methods of job. The goal is to create a work system that is productive and efficient. जॉब डिज़ाइन में हम बेसिकली ये बात करते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे एक पर्टिकुलर जॉब जो है हो सकता है. मेन गोल क्या है? टू क्रिएट अ वर्क सिस्टम दैट इज़ प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट. एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना विच इज़ एफिशिएंट एंड विच विल बी गिविंग अ प्रोडक्टिव आउटपुट टू एनी बिजनेस कंसर्न. अब किसी भी जॉब डिज़ाइन को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ 4 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं. फर्स्ट, बी कैरिड आउट बाय द पर्सोनल विथ प्रॉपर ट्रेनिंग. जो भी पर्टिकुलर पर्सन को हम पर्टिकुलर जॉब असाइन करते हैं अकॉर्डिंगली जिन जिन ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है उस पर्सन को हमें वो ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करनी है. देन कंसिस्टेंट विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन रिटन फॉर्म. जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो डिफरेंट गोल्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट विद दैट गोल्स. एक पर्सन की पर्टिकुलर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फाइनली उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस होना चाहिए, एक सिंक होना चाहिए. फाइनली वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको कंट्रीब्यूट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में ही करना है. देन अंडरस्टूड एंड एग्री टू बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़. जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को, वो पर्सन को भी पता होनी चाहिए प्लस मैनेजमेंट को भी पता होनी चाहिए कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर्सन को दी गई है. उन दोनों को ही एग्री करना चाहिए कि सो एंड सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग अटैच्ड टू सो एंड सो जॉब. जब भी हम जॉब स्ट्रक्चर जॉब डिज़ाइन की बात करते हैं ये 6 डिसीजंस हैं जो हमें लेने होते हैं. फर्स्ट, हु बेसिकली डिसाइड्स कि किस तरीके का हमें पर्सन चाहिए पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए. मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए वर्कफोर्स के अगर वो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं. देन व्हाट टास्क टू बी परफॉर्म, कौन कौन से टास्क हैं जो पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड करने पड़ेंगे. देन वेयर, ऐसी कौन सी लोकेशन है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वो पर्टिकुलर टास्क होगा. देन व्हेन, कौन से पर्टिकुलर टाइम पे वो टास्क होगा. हो सकता है वो डे शिफ्ट में होना है, नाइट शिफ्ट में होना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे होना है. सो व्हेन इट विल टेक प्लेस. देन व्हाई, ऑर्गेनाइजेशनल रैशनल ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड मोटिवेशन ऑफ द वर्कर. क्यों एक पर्टिकुलर जॉब की ज़रूरत है उसमें हम बेसिकली बताएंगे कि कैसे वो जो पर्टिकुलर जॉब है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, प्लस मोटिवेट कैसे कर सकते हैं हम वर्कर को उसे अचीव करने के लिए. देन हाउ, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन, किस तरीके से हम किस प्रोसेस के थ्रू हम वो टास्क जो है परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से एक एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाएगा उस प्रोसेस को करने के लिए. Then a properly designed job will have the following advantages. First, it improves the efficiency through analysis of the job work elements.
अगर हमारे पास एक प्रॉपरली डिज़ाइंड जॉब है उससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। जितने जितने अलग अलग एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं एक जॉब में वो सारे वर्क एलिमेंट्स जो है एफिशिएंटली यूज हो पाएंगे। देन इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी थ्रू कंसिडरेशंस ऑफ टेक्निकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। जितने भी टेक्निकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जॉब में, मे बी लाइक एक पर्टिकुलर मशीन को आपने यूज़ करना है, पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए उसको यूज़ करने के लिए, एंड ह्यूमन फैक्टर्स लाइक एक पर्सन को शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए फेज इन डीलिंग विद कस्टमर्स। सो जितने अलग अलग फैक्टर्स हैं उन सबको हम कंसीडर करके ही जॉब डिज़ाइन करते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंसर्न। देन इट इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर जॉब डिज़ाइन अच्छा हुआ है तो जो फाइनल आउटपुट है, जो फाइनल क्वालिटी है फाइनल प्रोडक्ट या सर्विसेज की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। देन इट इंक्रीजेज द वर्कर सेटिस्फैक्शन। अगर हम ह्यूमन फैक्टर्स को प्रॉपर कंसिडरेशंस दे रहे हैं, प्रॉपर जॉब डिज़ाइन है, ह्यूमन जो वर्कर्स हैं हमारे, जो ह्यूमन कैपिटल है कंसर्न की, वो सेटिस्फाइड रहेंगे। देन इट विल इम्प्रूव द बॉटम लाइन। नाउ द इवोल्यूशंस ऑफ जॉब डिज़ाइन। 1900 टू 1960s में बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट या असेंबली लाइन ज़्यादा एम्फोसिस होता था, बट आफ्टर 1970s टिल 1990s ह्यूमन पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट पे ज़्यादा स्ट्रेस देने लग गए हम। अगर हम अर्ली टाइम की बात करें, वहाँ पे टास्क स्पेशलाइजेशन था, पर्टिकुलर पर्सन को स्पेसिफिक टास्क ही दिया जाता था, वर्कर स्किल्स को कम से कम रखते थे, रिपीटिशन ज़्यादा होता था, जॉब ट्रेनिंग इतनी नहीं दी जाती थी, रादर मास प्रोडक्शन होने के बाद भी पीस रेट वेजेस मिलते थे। टाइम को हम बेसिक पैरामीटर मानते थे एफिशिएंसी मेजर करने का। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम होते थे बट सुपरविजन बहुत टाइट होता था। वेयर एज जो नेक्स्ट रिवोल्यूशन आया, जो नेक्स्ट फेज आया जॉब डिज़ाइन की इवोल्यूशन में, दैट वाज मोर ऑफ लाइक लिबरल था। उसमें एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी, हॉरिजॉन्टल जॉब एनलार्जमेंट थी। जॉब एनलार्जमेंट आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई। वो जो एनलार्जमेंट थी वो वर्टिकल्स भी थी और हॉरिजॉन्टल भी थी। देन एक्सटेंसिव जॉब ट्रेनिंग दी जाने लगी, जॉब कंट्रोल होने लग गया, ट्रेनिंग एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एम्फोसिस हो गया। जॉब रोटेशन, डिफरेंट जॉब एक पर्टिकुलर पर्सन से कराने लगे सो दैट उनको डिफरेंट स्किल्स मिल सकें। देन हाई स्किल लेवल पे हम एम्फोसाइज करने लग गए, टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एम्फोसाइज करते थे। वेयर एज पहले हम सिर्फ एक टाइट सुपरविजन में बिलीव करते थे, बट नाउ वी फोकस ऑन क्वालिटी। नाउ देर आर टू मेजर अप्रोचेस टू जॉब डिज़ाइन। फर्स्ट थी एफिशिएंसी, जिसमें हम एम्फोसाइज करते हैं कि सिस्टमैटिकली काम हो, उसमें हम लॉजिकल और सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज़ करते हैं। वेयर एज दूसरी अप्रोच है बिहेवियरल, जिसमें हम ये एम्फोसाइज करते हैं कि एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, उसकी जितनी डिफरेंट नीड्स हैं, वांट्स हैं, उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो वांट्स नहीं सेटिस्फाई होंगी तभी एक पर्टिकुलर पर्सन अपना 100% देगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी हम जॉब डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं, जिनके बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना होता है। फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। कौन सा पर्टिकुलर टास्क ऐसा है जो पर्टिकुलर पर्सन बेस्ट वे में कर सकता है। वी नीड टू मैच द स्किल्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। देन बिहेवियरल अप्रोचेस टू जॉब डिज़ाइन, हमें ये भी इंश्योर करना है कि जितनी डिफरेंट नीड्स हैं, वांट्स हैं एक पर्टिकुलर पर्सन की, वो भी उस पर्टिकुलर जॉब को करने से सेटिस्फाई हों। टीम्स कैसे बनेंगी कंपनी में, उनको कैसे एक म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए सारे मेंबर्स का एज अ टीम मेंबर, कैसे मिल के सारी टीम जो है कंपनी में काम करेंगी। देन मेथड्स एनालिसिस, कैसे अलग अलग मेथड्स यूज होंगी। मोशन स्टडी कैसे हो सकता है, वर्किंग कंडीशंस कैसे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, एंड फाइनली इंसेंटिव पे प्लान्स क्या क्या हैं। अब हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, जॉब्स दैट हैव अ वेरी नैरो स्कोप। कई जॉब्स होते हैं जिनका बहुत कम स्कोप होता है, जैसे कि मेडिकल है, मेडिकल टेक्नीशियन है, रियल स्टेट लॉयर है, इनको बहुत स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, बहुत कम स्कोप है उनको, बट उस पर्टिकुलर जॉब के लिए उनको बहुत स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं मैनेजमेंट के लिए, इट सिंप्लीफाइज दी ट्रेनिंग, हाई प्रोडक्टिविटी एंड लो वेज कॉस्ट। सिंपल ट्रेनिंग देनी होती, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और वेज कॉस्ट बहुत कम है। लेबर के लिए ये फ़ायदा है कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेंटल एफर्ट्स भी बहुत कम करने हैं। बट उसी साइड पर डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो मैनेजमेंट के लिए इसका ये डिसएडवांटेज है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मोटिवेट क्वालिटी। जो लोग बहुत कम, जिन्हें काम करना है, कम एफर्ट्स हैं, उन लोगों को मोटिवेट करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वर्कर्स डिससेटिस्फाइड ज़्यादा रहते हैं और बहुत कम कंट्रोल रहता है मैनेजमेंट का काम के ऊपर।
वेयर एज अगर हम लेबर की बात करते हैं, लेबर के लिए इसका ये डिसएडवांटेज है कि बहुत मोनोटोनस जॉब है, उनको सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं मिल पाता, और एडवांसमेंट जो ग्रोथ है उसके भी स्कोप जो है बहुत कम है। देन बिहेवियरल अप्रोचेस में हम बेसिकली ये बात करते हैं कि कैसे ह्यूमन की जो अलग अलग नीड्स और डिज़ायर वांट हैं उनको एक कंपनी एक पर्टिकुलर जॉब के थ्रू सेटिस्फाई कर सकती है। इट डील्स विद इम्प्रूविंग द वर्कर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर जॉब, किस तरीके से एक वर्कर को अपना एटीट्यूड रखना है टुवर्ड्स देयर जॉब। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एडवांसमेंट हैज़ बीन मेड टू एम्पावर एम्प्लॉयज़ बाय गिविंग द वर्कर्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर वर्क। पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ गई है पर्टिकुलर फील्ड में, एम्प्लॉयज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा काम देते हैं ताकि उनको अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट लगे। नाउ इस रिगार्ड में बेसिकली देयर आर थ्री थ्योरीज, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई एंड थ्योरी जेड। थ्योरी एक्स के हिसाब से हम ये अज्यूम करके चलते हैं जो वर्कर्स होते हैं दे डू नॉट लाइक टू वर्क, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है, उनको हमेशा टाइट सुपरविजन से ही काम कराया जा सकता है। वेयर एज थ्योरी वाई कहती है कि देयर आर सम वर्कर्स हु एंजॉय देयर वर्क एंड विल बिकम कमिटेड टू डूइंग अ गुड जॉब, उनको चैलेंजिंग टास्क अच्छा लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लगता है, दे एंजॉय देयर वर्क। देयर इज वन मोर थ्योरी विच इज गिवन बाय विलियम आउचीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउचीज थ्योरी जेड। इसमें कहते हैं कि वर्कर्स हु आर एम्पावर्ड टू कंट्रोल देयर वर्क विल डेवलप एन ओनरशिप एटीट्यूड, वो सारे वर्कर्स जिनको हमने एम्पावर किया हुआ है, इतनी पावर दी हुई है कि वो अपने वर्क को कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उन्हें डिसीजन में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनका अगर सजेशन ले रहे हैं, तो उनका जो एटीट्यूड है वो ओनरशिप एटीट्यूड हो जाएगा। दे विल स्टार्ट ट्रीटिंग दैट कंपनी देयर ओन कंपनी, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उस कंपनी में। देन व्हाट इज जॉब एनलार्जमेंट? जॉब एनलार्जमेंट एक पर्टिकुलर वर्कर को ज़्यादा पोर्शन हमने दे दिया टोटल टास्क का बाय इंक्रीजिंग दी वेराइटी ऑफ स्किल्स, उसमें हमें जो उनको काम करना है वो ज़्यादा दे दिया, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई। जॉब रोटेशन, वर्कर्स पीरियोडिकली एक्सचेंज दी जॉब, सेम लेवल पे अगर डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स एक पर्टिकुलर पर्सन से कराई जा रही हैं, दिस इज जॉब रोटेशन। जॉब एनरिचमेंट, इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग टास्क अलॉन्ग विद द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी आपके पास थी वो तो है ही, प्लस आपको और भी चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं प्लानिंग की और कोऑर्डिनेशन की, दिस इज कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। नाउ व्हाट आर टीम्स? टीम्स इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल विच कंसीडर्स देमसेल्फ एज अ टीम, वो सारे लोग जो एक ग्रुप में हैं, प्लस वो ये कंसीव भी करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टीम का मेंबर है। टीम्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉब्लम्स आर शेयर्ड अमंग अ टीम, टीम्स रिस्पॉन्सिबल होती है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो भी एक टीम को फेस करनी होती है वो टीम एक मिलकर सॉल्व करती है। जो मेंबर्स होते हैं टीम मेंबर्स, दे समटाइम्स डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट इश्यूज, फीलिंग थ्रेटेंड ऑफ लूजिंग कंट्रोल, पीपल इश्यूज गेटिंग अलॉन्ग विद दी ईच अदर, कई बारी टीम्स को यूज़ करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू दी मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम। हो सकता है कि मैनेजमेंट से कुछ इशू हो पर्टिकुलर मेंबर का, या फिर हो सकता है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल बीइंग पार्ट ऑफ दैट टीम। अब एक टीम होती है जिन्हें हम कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स। सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स होती हैं एम्पावर्ड टू मेक चेंजेस इन देयर वर्क एनवायरनमेंट, वो सारी टीम जो खुद इनिशिएटिव लेती हैं उनके वर्क एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वर्कर डूइंग द वर्क आर मोर नॉलेजेबल, वो सारे वर्कर्स जो बहुत सारा नॉलेज प्रोजेस करते हैं उस सारी नॉलेज को वो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग सच टीम्स? फर्स्ट दी हायर क्वालिटी, जिस क्वालिटी का वो काम करते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी होती है। देन हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन, बेसिकली जो टाइप की टीम्स होती हैं दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, उनको एक्सटर्नल पुश की बाबा ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही इनिशिएटिव लेते हैं काम करने के लिए। देन हायर लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन लीडिंग टू लोअर एब्सेंटिज्म, लेस टर्नओवर एंड लोअर कॉस्ट फॉर ट्रेनिंग न्यू वर्कर्स, जितने ज़्यादा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस हैं कंपनी को, लाइक एब्सेंटिज्म जो है बहुत कम होगा, टर्नओवर रेट जो है एक फर्म में एम्प्लॉयज़ का वो बहुत कम होगा, टर्नओवर रेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, उसको मेट्रिशन रेट भी बोलते हैं। देन लोअर कॉस्ट फॉर ट्रेनिंग न्यू वर्कर्स, जितने ही वर्कर्स सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स के पार्ट हैं उन सब लोगों को बहुत कम ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग की, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर सो नॉलेजेबल, वो अपनी नॉलेज को ऑलरेडी ही वर्किंग एनवायरनमेंट में यूज़ करते रहते हैं। नाउ द मोर सक्सेसफुल टीम्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, कॉमन कमिटमेंट टू ओवर आर्किंग द पर्पस, जो भी पर्पस है
जो भी एक पर्टिकुलर गोल है अचीव करने का, दे ऑलवेज ट्राई कि उस कॉमन कमिटमेंट को वो ओवर अचीव करें. देन दे हैव शेयर्ड लीडरशिप, उनका एक शेयर्ड विजन है, शेयर्ड लीडरशिप है, वो सब एक ही लीडरशिप के पाथ को फॉलो करते हैं. देन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव परफॉर्मेंस जजमेंट, चाहे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जजमेंट हो या कलेक्टिव परफॉर्मेंस जजमेंट हो, दोनों ही जजमेंट्स के लिए सक्सेसफुल टीम इज ओपन. देन ओपन एंडेड डिस्कशंस होती हैं, ऐसा नहीं है देयर इज अ स्ट्रिक्ट डिस्कशन नहीं होती, ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप अपना आइडियाज एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सक्सेसफुल टीम में देयर इज ऑलवेज ओपन एंडेड डिस्कशंस. देन टीम वर्क्स टुगेदर, सब टीम इकट्ठे एक ही तरीके से काम करते हैं. देन मीनिंगफुल वेल डिफाइंड डायरेक्शंस, ऑल सक्सेसफुल टीम्स दे नो वेयर दे वांट टू गो, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है जो उन्हें अचीव करना है और किस तरीके से करना है. सक्सेसफुल टीम्स एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंजॉय करती हैं, क्लियर रूल्स होते हैं, अर्ली लेवल पे उन्हें सक्सेस मिल जाती है, फ्रेश आइडियाज़ वो टीम के बाहर से भी लेने के लिए ओपन रहते हैं, बहुत सारा टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं. एंड फाइनली दे बिलीव इन पॉजिटिव री एनफोर्समेंट, किसी से फोर्सफुली वो काम नहीं कराते, रादर पॉजिटिवली लोगों को मोटिवेट करके वो काम करवा सकते हैं. नाउ what are the various components of job design? Effective job design depends upon balancing the three critical components: worker, task and environment. जब भी हम जॉब डिज़ाइन की बात करते हैं हम बेसिकली इन तीन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं: वर्कर्स एनालिसिस, टास्क एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस. वर्कर एनालिसिस, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो मेरे को पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए चाहिए, कितने लोग चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए एक पर्टिकुलर पर्सन में ताकि वो पर्टिकुलर जॉब कर सके. देन टास्क एनालिसिस, टास्क एनालिसिस इज बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की हम बात करते हैं. जॉब डिस्क्रिप्शन, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो पर्टिकुलर टास्क का पार्ट है. एंड जॉब स्पेसिफिकेशन इज क्या क्या क्वालिफिकेशन एक पर्सन में होनी चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर टास्क कर सके. देन एनवायरमेंटल एनालिसिस, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उस ओपन सिस्टम है, बहुत सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो एक फर्म पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं, उन सारे ही फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे इन जॉब डिज़ाइन. Now what is worker analysis? Worker analysis requires a detailed understanding the skills necessary for performing a set of tasks. वो सारे skills जो पर्टिकुलर पर्सन में होने चाहिए ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क को कर सके. We will consider all these things in workers analysis. बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे अलग अलग स्किल्स हैं जो पर्टिकुलर पर्सन में होने चाहिए जो हम वर्कर एनालिसिस में ढूंढते हैं. वर्कर एनालिसिस में बेसिकली गिवन बिलो पॉइंट्स की असेसमेंट करते हैं. फर्स्ट इज द कैपेबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ कितने स्किल्स हैं, फिजिकल एबिलिटीज़ कैसी हैं पर्टिकुलर पर्सन की, मोटिवेटेड है या नहीं. देन मेंटल स्ट्रेस, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्ट्रेस वो बियर कर सकते हैं या फिर नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं मोनोटोनस जॉब से. देन नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के कितने लोगों की ज़रूरत है. लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर पर्सन को हम दे सकते हैं. मॉनिटरिंग कैसे हो सकती है अलग अलग लेवल्स की. क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी. एम्पावरमेंट कितना दे सकते हैं हम एक पर्टिकुलर पर्सन को. देन इवेल्युएशन कैसे होगी परफॉर्मेंस की ऑफ डिफरेंट वर्कर्स. देन वी हैव टास्क एनालिसिस. टास्क एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क. सबसे पहले हम टास्क को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली में एक वर्कर को क्या काम करना है. दैट इज कॉल्ड अ टास्क. हो सकता है वो फिक्स स्टेशन पे करना हो सकता है इंटरैक्शन इक्विपमेंट से करनी हो, या फिर हो सकता है अदर अदर लोगों से बात करनी हो. देन टास्क स्टेप्स, सीक्वेंस क्या है, प्रोसीजर क्या है जिससे वो टास्क किया जाएगा. फंक्शंस क्या क्या हैं टास्क के, कितनी बारी वो टास्क करना है, फ्रीक्वेंसी क्या है, प्लस क्रिटिकलिटी ऑफ टास्क, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है वो टास्क. देन टास्क ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए वो टास्क करना है. रिलेशनशिप क्या है उस पर्टिकुलर टास्क का बाकी सारे और टास्क जो ऑर्गेनाइजेशन में है. एरर्स कितने हो सकते हैं उस पर्टिकुलर टास्क में, प्लस क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं परफॉर्मेंस के में टर्म्स में, इंफॉर्मेशन के टर्म में या इक्विपमेंट के टर्म्स में अगर पर्टिकुलर टास्क करना है. देन एनवायरमेंटल एनालिसिस. एनवायरमेंटल एनालिसिस एड्रेसेस द physical attributes of the workplace because they can have a dramatic effect on workers productivity. जो वो सारी चीज़ें जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स में हम इंक्लूड करते हैं वर्क प्लेस की, जैसे कि वहाँ का लोकेशन कैसा है, प्रोसेस जहाँ पे पर्टिकुलर हो रहा है उस चीज़ का लोकेशन कैसा है. ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, लाइटिंग बहुत कम है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर सेफ्टी इंश्योर्ड है या नहीं, लॉजिस्टिक्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, स्पेस रिक्वायरमेंट्स ढंग से फुलफिल किए गए नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो या फिर वाइब्रेशन हो. तो ये सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस में. देन मेथड्स एनालिसिस. Methods analysis, it basically focuses on
हाउ अ जॉब इज डन, बिगिनिंग विद द जनरल डिटेल्स अबाउट अ जॉब, देन फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक टास्क इन द जॉब। इसमें हम बेसिकली एम्फोसाइज करते हैं कि किस तरीके से एक जॉब, चाहे वो नया जॉब हो या पुराना जॉब हो, किस तरीके से वो किया जाएगा, उन सारी डिटेल्स पे हम काम करते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए करनी है। द नीड फॉर मेथड एनालिसिस कम्स फ्रॉम, अब नीड क्या है मेथड एनालिसिस को हमको क्यों करना पड़ता है, दीज आर द वेरियस रीजन। फर्स्ट, चेंजेस इन टूल्स एंड और इक्विपमेंट्स, अगर हम सपोज हमने चेंज कर दिया कि कौन सा टूल हम यूज़ कर रहे हैं या कौन सा इक्विपमेंट हम पर्टिकुलर मेथड में यूज़ कर रहे हैं, उस केस में मेथड एनालिसिस करना पड़ेगा। देन अगर सपोज कोई नया प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया या फिर प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग में ही हमने कोई चेंजेस ले आए, देन जिस मटेरियल से हम यूज़ करते थे उन प्रोसीजर्स में या मटेरियल्स में कोई चेंजेस आ गए, गवर्नमेंट का कोई रूल बदल गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो एक्चुअली पहले चल रहा था बट अब वो ख़त्म हो गया है, या फिर अभी किसी नए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लिया है, कोई एक्सीडेंट्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं या फिर कोई क्वालिटी प्रॉब्लम है, इन सारे ही केसेस में हमें दोबारा कंसीडर करना पड़ता है कि किस तरीके से वो काम हो रहा है, क्या मेथड है जिसे हम फॉलो करके पर्टिकुलरली प्रोडक्शन कर रहे हैं। देन द मेथड एनालिसिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स गैदरिंग ऑल द पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिगार्डिंग कौन कौन सी टूल्स हमें चाहिए, कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से मटेरियल्स चाहिए, इन सब के रिगार्डिंग सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। देन वी विल डिस्कस द जॉब विद द पीपल हु विल डू इट, जो पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए हम उन लोगों से पहले बात करेंगे। देन वो सारे लोग जो पर्टिकुलर जॉब को सुपरवाइज करेंगे उनसे भी हमें डिस्कशंस करने होंगे। एंड फाइनली वी विल स्टडी एंड यूज द प्रोसेस चार्ट टू डॉक्यूमेंट द प्रेजेंट मेथड्स द जॉब इज डन। फाइनली व्हाट वी विल डू, हम उस पूरे प्रोसेस को स्टडी करेंगे वेरियस चार्ट्स और डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रेजेंट करेंगे उस एंटायर मेथड को जिससे वो जॉब किया जा सकता है। देन वी विल एनालाइज द जॉब फॉर प्रपोज द न्यू मेथड, हमने जॉब को एनालिसिस कर लिया उस डायग्राम के बेसिस पे, देन वी कैन प्रपोज द न्यू मेथड, जिस बेसिस से जिस प्रोसीजर से दोबारा से वही प्रोसेस किया जा सकता है, वो न्यू मेथड्स को हम अपने कंसर्न में इंस्टॉल करेंगे। वी विल फॉलो अप दैट इंस्टॉलेशन टू इंश्योर अगर कहीं कोई स्कोप है इम्प्रूवमेंट का तो हम वो इम्प्रूवमेंट्स कर सकें। एंड फाइनली अ प्रोसेस फ्लो चार्ट इज़ वेरी यूजफुल डॉक्यूमेंट टास्क एंड फ्लो ऑफ वर्क इन अ जॉब। एक प्रोसेस फ्लो चार्ट बहुत अच्छा सोर्स है अगर हमें टास्क या फिर फ्लो ऑफ वर्क को इन जॉब में कंसिडर करना हो, अगर उस पर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी हो। Then we have motion study. Motion study basically it is the systematic study of the human motions used to perform an operation. एक ऑपरेशन में कौन कौन से डिफरेंट ह्यूमन मोशंस हैं, कौन कौन से पॉइंट ए से पॉइंट बी, बी टू सी, सी टू डी, कैसे अलग अलग मोशंस हो रहे हैं, इस सब के बारे में सिस्टमैटिक स्टडी करना इस मोशन स्टडी। द पर्पज इज टू एलिमिनेट अननेसेसरली मोशंस यूज्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, वो सारा अननेसेसरी मूवमेंट विच इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन, हमें उन सारे मोशंस को कम से कम कट शॉर्ट कर देना है, उससे कंपनी की कॉस्ट कटिंग होगी, इन रिटर्न उन कंपनी की जो एफिशिएंसी है दैट विल इंक्रीज। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग दी वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड लोअरिंग कॉस्ट, ये बहुत इफेक्टिव वे है जिससे कंपनी अपनी कॉस्ट को कम कर सकती है, प्लस जो वर्कर्स प्रोडक्टिविटी है, जिस वे में वर्कर्स प्रोड्यूस कंपनी को कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं, वो लेवल जो है इंक्रीज हो सकता है। वाई, बिकॉज अगर अननेसेसरली मोशन में वर्कर इन्वॉल्व रहेंगे तो उन लोग का टाइम लग रहा है, उनकी एनर्जी लग रही है। इफ़ ऑल दोज एफर्ट्स, इफ़ ऑल दोज मोशंस आर बीन एलिमिनेटेड जिनसे वो कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सो वो जो एनर्जी वहाँ सेव हो रही है दैट कैन बी चैनलाइज टू सम प्रोडक्टिव वर्क। मोशन स्टडी टेक्निक्स, मोशन स्टडी प्रिंसिपल्स, अलग अलग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, कई बार चार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, वॉचेस यूज़ किए जाती हैं। देन we have motion study principles, these are basically the guidelines for designing motion efficient work procedures. Then we have analysis of the third links, basic elements motions in a job, जितने जितने basic motions involved हैं particular job में उसका हम analysis करते हैं बिल्कुल डिटेल में। Then micro motion study, हम बिल्कुल स्लो मोशन में मोशन पिक्चर्स को देखते हैं किस तरीके से पॉइंट ए टू पॉइंट बी पर्सन जा रहा है, उसको स्लो मोशन में स्टडी किया जाता है। वी यूज़ स्पेशलाइज्ड वॉचेस फॉर दिस पर्पस, जिससे हम माइक्रो मिली सेकेंड्स तक का भी हिसाब रख सकें। देन वर्क मेजरमेंट, वर्क मेजरमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग हाउ लॉन्ग इट शुड टेक टू डू अ जॉब, एक जॉब को करने में कितना कम से कम या कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, हम वर्क मेजरमेंट में ये मेजर करते हैं। देन वी हैव टाइम स्टैंडर्ड्स, टाइम स्टैंडर्ड्स रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ टाइम इट शुड टेक अ क्वालिफाइड वर्कर टू कंप्लीट अ स्पेसिफाइड टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितना टाइम चाहिए वर्किंग एट अ सब्सटेंशियल रेट, एक एवरेज रेट पे अगर वो एम्प्लॉय काम कर रहा है
एक मैक्सिमम कितना टाइम है, स्टैंडर्ड कितना टाइम है जिसपे वो एम्प्लॉय वो काम खत्म कर लेगा, दिस इज कॉल्ड टाइम स्टैंडर्ड। हम बहुत सारे मेथड्स, टूल, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स, वर्क प्लेसमेंट, जो जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं उस पर्टिकुलर जॉब में, उस पर्टिकुलर वर्क में, उन सबको कंसीडर करने के बाद ये टाइम स्टैंडर्ड्स जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं। देन जॉब टाइम्स आर इम्पॉर्टेंट। अब हमें टाइम के बारे में जानना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम मैन पावर प्लानिंग कर सकें। मैन पावर प्लानिंग, कितने लोग हमें पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए चाहिए, अगर हमें पता होगा इतने टाइम के लिए हमारा मैन पावर विल बी बिजी इन डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, अकॉर्डिंगली हम और मैन पावर को अरेंज करेंगे। लेबर कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ सकती है उसके बारे में हमें जानने के लिए ज़रूरी है। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में जॉब टाइमिंग्स हमें हेल्प करते हैं, बजटिंग में हेल्प करते हैं। बेंचमार्क्स बेसिकली जो बेस्ट पॉसिबल एक्टिविटी है, जो बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड अचीव कर सकते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करना इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें जॉब टाइम हेल्प करता है, मोटिवेशन में हेल्प करता है, एंड फाइनली इंसेंटिव प्लान्स को डिज़ाइन करने में जॉब टाइम हेल्प करता है। द मोस्ट कॉमन वे टू डेवलप टाइम स्टैंडर्ड फॉर टास्क आर स्टॉप वॉच टाइम स्टडी। इसमें हम बेसिकली जितनी देर में काम हो रहा है उसको हम एनालाइज करते हैं, हम टाइम मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच। बार बार एक सेम जॉब की ऑब्जर्वेशन जो हैं की जाती हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, सो दैट फाइनली वी कैन कंक्लूड कैन ऑन एवरेज इतना टाइम लग रहा है इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। देन वी हैव हिस्टोरिकल टाइम, पास्ट डेटा देखा जाता है कि कितना टाइम लग रहा था यूजुअली इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। देन वी हैव प्री डिटरमाइंड डेटा, कंसल्टेंट्स को कई बार हायर करते हैं जो आपको प्री स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स दे देते हैं कि इतना ही टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। दैट वी हैव वर्क सैम्पलिंग, एक पर्टिकुलर काम को सैम्पल्स की तरह करा के देखा जाता है कितना टाइम लगेगा। नाउ द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन टाइम स्टडी आर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई द टास्क, किसका हमने टाइम स्टडी करना है उस टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे। देन वी विल इन्फॉर्म द वर्कर दैट ही और शी इज बीइंग स्टडीड, हम पर्टिकुलर वर्कर को बताएंगे कि उनका ये पर्टिकुलर काम जो है इट इज़ अंडर स्टडी। देन टाइम द जॉब ओवर सेवरल ऑब्जर्वेशन पीरियड्स, अलग अलग ऑब्जर्वेशन अलग अलग पीरियड पे हम उनको उनका जो पर्टिकुलर जॉब है उसको ऑब्जर्व करेंगे। देन वी विल रेट द वर्कर्स परफॉर्मेंस और अकॉर्डिंगली हम टाइम स्टैंडर्ड को कंप्यूट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। Now what is job standard time? Development of a job standard time involves computation of basically तीन things। हमें तीन चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं अगर हम जॉब स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्व टाइम इज एवरेज ऑफ द ऑब्जर्व टाइम, एवरेज में कितना कितना टाइम आपने ऑब्जर्व किया है। नॉर्मल टाइम, वो टाइम जो नॉर्मली एक वर्कर को पर्टिकुलर काम को करने में लगता है। देन स्टैंडर्ड टाइम, दैट लेंथ ऑफ अ टाइम अ वर्कर शुड टेक टू परफॉर्म, स्टैंडर्ड जो आपको इतना टाइम लेना चाहिए पर्टिकुलर काम को करने के लिए, एंड नॉर्मल टाइम यूजुअली लोग इतना लेते हैं। नाउ स्टैंडर्ड टाइम, इट इज़ द लेंथ ऑफ टाइम अ वर्कर शुड टेक टू परफॉर्म अ जॉब इफ देयर आर नो डिलेज और इंटरप्शन, अगर कोई भी प्रॉब्लम काम में नहीं आती है तो दैट मिनिमम टाइम जिसमें वो काम हो जाना चाहिए दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम। नाउ वन मोर टर्म इज देयर दैट इज अलाउंस फैक्टर। अलाउंस फैक्टर इज यूज्ड टू एडजस्ट द नॉर्मल टाइम टू अलाउ फॉर डिटेल्स, इंटरप्शंस और ब्रेकअप्स। अगर हमें थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करना है डिफरेंट डिलेज, इंटरप्शंस या ब्रेक्स की वजह से जिससे टाइम इंक्रीज हो गया, हम अलाउंस फैक्टर को कंसीडर करते हैं। Then we have work sampling. Work sampling is a technique for estimating the proportion of time that a worker or machine spends on various activities. Work sampling is basically a technique जिससे हम ये estimate करते हैं कि कितना proportion of time worker को लग रहा है एक मशीन को यूज़ करने में या फिर different activities को करने में। It involves observation of a worker or machine where the resulting data are counts of number of time each activity or non-activity is परफॉर्म। इसमें बेसिकली हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वर्कर्स की या मशीन्स की, उन सारी एक्टिविटीज़ की जो हो सकता है कंट्रीब्यूट डायरेक्टली कर रही हैं प्रोडक्शन में, या फिर वो सारी एक्टिविटीज़ विच आर नॉन परफॉर्म। देन वी हैव कंपनसेशन। कंपनसेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर एनी बिजनेस कंसर्न। वाई? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजनेस कंसर्न, अगर आप बहुत ज़्यादा कंपनसेशन एक अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे, सो इट विल रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। लेकिन अगर आप बहुत थोड़ा देंगे तो आप टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो टू लिटिल may make it hard to attract the competent workers and too much may limit the profitability. Now the two basic systems for compensating employees are, first time based system, compensating based upon the time work, hourly पे दी जाती है, इसमें कितने घंटे आपने काम किया है पर आवर के हिसाब से यू विल गेट दी पे। अदर इज आउटपुट बेस्ड इंसेंटिव सिस्टम, आउटपुट आपने जितने प्रोडक्ट किए हैं, जितने पीसेस प्रोड्यूस किए हैं उसके बेसिस पे यू विल गेट योर पे, फॉर एग्जांपल पीस रेट सिस्टम और दी कमीशन।
नाउ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैन बी बेस्ड अपॉन, हो सकता है इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें, स्मॉल ग्रुप्स की अगर बात करें तो हो सकता है वो आउटपुट पर डिपेंड करता हो, इंसेंटिव्स कितने मिल रहे हैं, क्वालिटी पर डिपेंड करता हो, किस क्वालिटी का आपने काम किया है, प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, या फिर कितनी नॉलेज है आपके पास. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्लान एज अ होल, ऑर्गेनाइजेशन को हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किस बेसिस पे दे सकते हैं, तो वो दो हैं. फर्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग, हो सकता है हम उन्हें प्रॉफिट में एक शेयर दे दें, या फिर गेन शेयरिंग, जो भी उस पर्टिकुलर वेंचर से गेन हुआ है उसमें कुछ एक शेयर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हो. बोनस बेस्ड ऑन कंट्रोलेबल कॉस्ट और यूनिट्स ऑफ आउटपुट इन्वॉल्व पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. बेसिकली कंपनसेशन में हम कई बारी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट भी, कई बार हम एम्प्लॉयज़ को वी गिव देम अ से इन टेकिंग अ मैनेजमेंट डिसीजन, उन्हें एक पार्टिसिपेटरी रोल प्ले करना होता है मैनेजमेंट डिसीजन में. इवन दैट एक्स अ वेरी गुड मोटिवेटिंग फैक्टर. नाउ a successful incentive system should be accurate. जितने एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे मेजर किया जा रहा है उसमें इक्विटी होनी चाहिए. इट शुड बी ईजी टू अप्लाई, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. कंसिस्टेंट होना चाहिए, आज आपने कोई और पॉलिसी यूज़ की, कल कोई और की, फाइनली बहुत केओस कंफ्यूजन हो जाएगा. सो एक कंसिस्टेंट स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए, समझने में ईजी होना चाहिए, प्लस फेयर होना चाहिए. मैनेजमेंट कंपनसेशन में कंसीडर मेनी डायमेंशंस ऑफ द परफॉर्मेंस. जब हम मैनेजमेंट कंपनसेशन की बात करते हैं बेसिकली तीन चीज़ें जो है कंसीडर की जाती हैं. फर्स्ट दी कस्टमर सर्विस, कस्टमर को किस तरीके की सर्विस दी जा रही है, किस क्वालिटी से आप काम कर रहे हैं, प्लस परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा अच्छी आपकी हो रही है, किस लेवल तक आपने जो टारगेट्स है उनको अचीव कर लिया है. Now these are some of the questions for your practice. First explain the concept of work measurement and motion study. Work measurement का concept है क्या और motion study उसमें क्या role play करता है. Then what are various considerations in job design? Explain in detail. जॉब डिज़ाइन करते हुए हम कौन कौन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उन सब चीज़ों उन सब फैक्टर्स को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है. देन व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव कंपनसेशन सिस्टम. एक सक्सेसफुल कंपनसेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंश्योर्ड होनी चाहिए. Then explain the concept of work sampling. Work sampling क्या होता है and how it is a part of work measurement. That's all for this session. Thank you.